हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक। पूरा अच्छा वाला टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास 10 के लिए खास जो बच्चे हैं क्लास 10 के या क्लास 9 के जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10 के साइंस, तो तैयारी कर सकते हैं। उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए ही खास है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो में हम क्या जानेंगे इसके बारे में मैं बता देता हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। उसमें एक भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग को एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। बस मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा ताकि प्रत्येक पॉइंट को हम लोग क्या कर सकें, कवर कर सकें। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग चाहते हैं कि यह ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो हमें हमेशा प्राप्त होता रहे तो मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन अपलोड किए जाते हैं जितने एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। अगर यदि वीडियो पसंद लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए आइए सबसे पहले हमें देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्लास 10 विज्ञान अध्याय 1 होगा। यह वीडियो का तीसरा भाग होगा क्योंकि इसके पहले हम 2 भाग पढ़ा चुके हैं। ये वीडियो का तीसरा भाग होगा। तो इस तीसरे भाग को आप लोग अगर यदि देखेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो इसको समझने से पहले आप लोग मेरा पहला और दूसरा भाग जा करके देख लीजिए, तभी जाकर तीसरा आपको भाग समझ में अच्छा से आएगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा दोस्तों एकदम सिंपल सा है। बस आप लोग एक बार देखिए और उसको याद कर लीजिए। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंधन के टूटने तथा जोड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। वास्तव में यानी रियल में, सच्चाई में कोई भी, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बीच का जो बंधन होता है उसके टूटने तथा जोड़ने से नए तत्व का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसको और विस्तार से हम जानेंगे एग्जाम्पल दे करके। तो इसको अभी इतना ही समझिएगा कि अगर यदि कोई मान लीजिए कि वास्तव में कोई रियल पदार्थ है, अगर उसमें मान लीजिए उस प्रक्रिया में अगर यदि जो परमाणुओं की संख्या है उसमें अगर यदि मान लीजिए कभी टूट जाएगा, टूटकर अलग हो जाएगा, या कभी मान लीजिए कि अलग होकर फिर आकर के जुड़ जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब वो टूटेगा तो एक अलग तत्व का निर्माण करेगा, जुटेगा भी तभी एक नए तत्व का यानी अलग तत्व क्या करेगा, ये निर्माण करता है। इसीलिए हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आई होप कि परिभाषा को क्लियर हो गई होगी। अगर परिभाषा क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। हम इसको नंबर वाइज कर देते हैं। नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 और ये हो जाएगा नंबर 4, ये हो जाएगा नंबर 5। ये रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। और इन 5 प्रकार को हम लोग अच्छा से समझेंगे, पूरा परिभाषा के साथ और एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। चलिए आइए तो हम पहला इसका प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार क्या है। पहला प्रकार इसका संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन का अर्थ होता है दोस्तों कि उसमें क्या होता है कि तत्वों को जोड़ा जाता है। 2 अलग अलग तत्व रहते हैं, उन तत्वों को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़कर और एक नया तत्व, एकल वाला तत्व हम बनाते हैं। यानी कहने का मतलब 2 अभिकर्मक अलग अलग होते हैं, उन दोनों अभिकर्मक को एक साथ मिला करके और एक नया एकल उत्पाद बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और इसकी परिभाषा देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वही जो मैं बताया, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एकल तत्वों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, C+O2, ठीक है ना, C+O2 ये 2 अलग अलग तत्व है। ये भी एक अलग तत्व है, ये भी एक अलग तत्व है। अब इन दोनों को हम क्या के आपस में जोड़ दिए। अब जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो एक नया हमको क्या बनेगा, नया तत्व का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, CO2 के नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। 2 तत्वों को हमने मिलाया तो एक नया तत्व क्या बन गया, CO2 बन गया, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पहला आपको
प्रकार समझ में आया। आइए दूसरे प्रकार के बारे में समझते हैं और दूसरे प्रकार के बारे में देखते हैं। दूसरा प्रकार है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें यह देखिएगा, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है। इसमें क्या था, दो अलग अलग तत्वों को इकट्ठा करके एक एकल निर्माण किया जाता था। इसमें वियोजन में क्या होता है कि पहले से उसमें क्या इकट्ठे तत्व 2 या 4 कई तत्व एक साथ मिले हुए रहते हैं। अब उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं, उनको अलग अलग क्या करते हैं, बांटते हैं। देखिए कैसे बांटते हैं। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, ठीक है ना। एकल क्या होते हैं, एकल यही जैसे मान लीजिए CO2 है ना, CO2 है। अब ये दोनों इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C+O2 हो जाएगा, ऐसा ही ना होगा। तो इसी को एकल कहा जाता है, यानी ये क्या है, एकल है। तो ऐसे तत्व क्या होते हैं, अभिकर्मक टूटकर कई कई छोटे छोटे उत्पाद क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो प्रदान करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसी अभिक्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर CaCO3 है, CaCO3 है, जो चूना पत्थर का ये सूत्र होता है। अब इसको हम क्या किए, इसको तोड़े हैं, तो तोड़ने के बाद देखिए क्या क्या इसमें मिला है। पहले तो CaO मिला है एक तत्व, और दूसरा में CO2 मिला है 2 तत्व, यानी इसमें 2 तत्व अलग अलग हमको मिले। क्योंकि पहले जब चूना पत्थर था, इसको हमने तोड़ा, तो तोड़ने के बाद हमें क्या मिला, 2 तत्व अलग अलग मिले, एक वाला ये तत्व और एक ये तत्व, ये 2 तत्व हमको अलग अलग मिले। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आई होप कि यह पॉइंट दूसरा क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा जो हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ समझिएगा दोस्तों, विस्थापन का मतलब ये होता है कि तो उसको हटा दीजिए, या नहीं तो एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान में क्या कर दीजिए, उसको बैठा दीजिए, ठीक है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान बैठाने की प्रक्रिया को विस्थापन कहा जाता है। एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान बैठाइए, उसको भी विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें किसी परिभाषा क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया में लोहे, आयरन, ठीक है ना, ने दूसरे तत्व कापर को कापर सल्फेट के विलयन से हटा दिया जाए तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। एक कापर है, दूसरे कापर को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर जिंक है, ठीक है ना। अब इसके साथ में क्या है, CuSO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। कापर सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी सल्फेट जिसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका विस्थापन कहाँ किया जाता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए Zn यहाँ पर है ना, तो Zn के साथ हमने क्या जोड़ दिया, SO4, या ध्यान दीजिएगा, इसके साथ हमने क्या जोड़ा है, SO4, यानी इसको हमने क्या कर दिया, इसको और इसको एक साथ हमने लिख दिया। अब बचा क्या, Cu। अब Cu को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, Cu को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यानी ये तो क्या था, ये भी एक तत्व था, ठीक है ना। अब इस तत्व यानी आयरन ए भी है, इस आयरन के साथ हमने क्या कर दिया, इसको यानी इस वाले पार्ट को हमने जोड़ दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो वही कहा जाता है दोस्तों कि लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कापर को कापर सल्फेट के विलयन से हटा दिया जाए या उसे जोड़ दिया जाए, उसे विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ठीक है ना। कापर सल्फेट और जिंक सल्फेट है, ठीक ना। अब चलते हैं दोस्तों चौथे वाले जो प्रकार है उसके बारे में देखते हैं कि चौथा प्रकार क्या कहता है, किसे कहा जाता है। द्विविस्थापन का अर्थ क्या होता है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, द्विविस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो आप लोग इन तत्वों को आप लोग याद रखेगा, इन पॉइंटों को याद रखेगा, और मैं जिस तरह समझाता हूँ उसे आप लोग एकदम सिंपल सा समझ कर रखिए, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो द्विविस्थापन का अर्थ क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं, अभिकर्मकों के बीच में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे जिन अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए दोस्तों, हमने एक ये ले लिया Ba2+ का है, ठीक है ना, और एक हमने लिया SO4 2- का है। ये दो हमने तत्व यहाँ पर रख लिया। अब दोनों को मिलाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा, Ba, ठीक है ना। अब SO4, अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी Ba के साथ जुड़ जाएगा क्या,
BA+SO4, इसको हम क्या लिखेंगे, BaSO4, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज ये भी आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट प्रकार होगा उपचयन तथा अपचयन, यह हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पहले उपचयन का अर्थ क्या होता है और अपचयन का अर्थ क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया या पदार्थ में अगर यदि ऑक्सीजन की अगर यदि वृद्धि होती है तो उसे हम कहेंगे उपचयन। अगर यदि मान लीजिए ऑक्सीजन की ह्रास होता है तो उसे हम कहेंगे अपचयन। ये दो चीज याद रखेगा, ये भी पेपर में पूछा जाता है, उपचयन और अपचयन प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो जहाँ जिस पदार्थ में, जिस अभिक्रिया के पदार्थ में अगर यदि मान लीजिए ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहा जाता है। और जहाँ ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम अपचयन कहते हैं। अब इसको परिभाषा के साथ समझिए दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो उसे उपचयन कहते हैं, और जिसमें ह्रास होता है उसे अपचयन कहा जाता है। समझ में आया ना। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि यह किस प्रकार का होता है। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा CuO, ठीक है ना, इसके साथ हमने जोड़ दिया H2, ठीक है ना। अब इसके बाद जब इसको संतुलित किया हमने तो Cu+H2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि देखिए, Cu के साथ में क्या जुटा है, ऑक्सीजन जुटा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से ह्रास, यानी ऑक्सीजन के यहाँ से क्या विनाश हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के यहाँ से क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है, Cu बचा, यानी O जो है यहाँ से हट गया है, इसीलिए हमने इंटू का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि वो यहाँ से विनाश हो गया, ह्रास हो गया, इसके पास नहीं है। अब यहाँ से निकला है तो इस हाइड्रोजन के पास जा करके इस वाले पार्ट्स में यानी जुट गया है। यानी कहने का मतलब एक स्थान से निकला है तो दूसरे स्थान में जाकर क्या हो गया, वहां में वृद्धि कर दिया है। यहाँ से क्या इसका विनाश हो गया और वहां पे जाकर वृद्धि किया। तो हाइड्रोजन के साथ जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इस पदार्थ के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, इसे हम कहेंगे उपचयन वृद्धि, यानी इसे वृद्धि भी लिख दिया, उपचयन कहते हैं। और जिस तत्व के साथ, जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी विनाश होता है उसे हम कहेंगे अपचयन, यानी उसे ह्रास के नाम से जानते हैं। तो ये था दोस्तों आज का इस वीडियो में जो हम लोग जाने रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं और इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने प्रकार मैं बताया हूँ आप लोग को एक बार ही याद हो गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत इतनी ईजी भाषा में बताया हूँ, ताकि आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे, एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे और इसकी परिभाषाएं भी याद हो जाएंगी। अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देख लेते हैं, अगर समझ लेते हैं, तो इसमें से आपको 2 से 3 मार्क आपको प्रश्न जरूर मिल जाएंगे बोर्ड के पेपर में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जितना मैं पॉइंट्स बताए आपको समझ में आया है। और मेरा वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में और इस भाग में बस इतना ही जानेंगे। अब इसके बाद अगले वाले जो पॉइंट्स है उसका अगला जो भाग है उसको अगले भाग में हम जानेंगे। तो चौथा इस चैप्टर का मेरा चौथा जो वीडियो है वह अगले टाइम उसको फिर लोड किया जाएगा और उसमें इसके अगले पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर आप लोग के साथ उपलब्ध होंगे एक अच्छा सा टॉपिक, एक नया टॉपिक से लेकर के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।